आज से ठीक कुछ 3-4 दिन पहले कहा जा रहा है कि भारत के रेलवे इतिहास का, खासकर इस सेंचुरी का सबसे बड़ा रेलवे हादसा हुआ, रेलवे दुर्घटना हुई। ये रेलवे दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि इसमें लगभग 300 लोग अपनी जानों को गंवा चुके हैं। दरअसल पूरी कहानी इस तरह से है कि 2 जून को शाम को लगभग 6:30 बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने एक स्टेशन से निकलती है। लगभग 6:54 पे 126 किलोमीटर की स्पीड से, 128 किलोमीटर माफ कीजिएगा, की स्पीड से चलने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रही थी। क्योंकि ग्रीन सिग्नल था, रेड लाइट नहीं थी, इसलिए बिना अपनी स्पीड को कम करे 128 किलोमीटर की रफ्तार से कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने रेलवे ट्रैक पे आगे बढ़ती रही। लेकिन अचानक से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेल होने की वजह से जिस ट्रेन को अपने ही ट्रैक पे आगे की तरफ बढ़ना था, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के विफल होने के कारण वो सीधे अपने ट्रैक पे जाने के बजाय उस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ने उसको लूप लाइन की तरफ मोड़ दिया, जहां पे एक मालगाड़ी खड़ी थी। तो ये ट्रेन सीधी नहीं गई, बल्कि लूप लाइन में खड़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की विफलता के कारण ये लूप लाइन में खड़ी हुई मालगाड़ी से टकरा जाती है। चूंकि लोको पायलट को इस समय जो ट्रेन को चलाता है, लोको पायलट, उसको अचानक से ये चीजें हुई तो 128 किलोमीटर से उसको अपनी रफ्तार कम करने का मौका नहीं मिला। और मालगाड़ी से जाके जब कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई तो ये बहुत ज्यादा भयंकर टकराहट थी। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे थे वो मालगाड़ी के ऊपर, उसके इंजन के ऊपर चढ़े गए, और इसके साथ साथ दूसरा जो ट्रैक था, एक ट्रैक पे तो ये ट्रेन चल रही थी, दूसरे लूप लाइन पे मालगाड़ी थी, और उसके बगल का जो ट्रैक था वहां भी इस भयंकर टकराहट के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे जाके गिर जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उसी के पास वाले ट्रैक जहां पे कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे जाके गिरे, वहां से एक और ट्रेन आ रही थी पूरी रफ्तार में, लगभग उसकी भी रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब तेजी से रफ्तार से आ रही उसकी ट्रेन जब इन डिब्बों से टकराती है, कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बों से टकराती है, तो वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसके भी 3 डिब्बे अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इस ट्रेन एक्सीडेंट में 2 बड़े ट्रेन एक्सीडेंट हुए। पहला कोरोमंडल एक्सप्रेस का मालगाड़ी से टकराना, और दूसरे जब कोरोमंडल एक्सप्रेस के क्षतिग्रस्त डिब्बे बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा जाते हैं। कई सारे लोगों का इसमें यह राय है कि भारत की सरकार ने 2022 में जब कवच टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था, भारत के रेल मंत्री ने उस समय खुद ट्रेन में बैठकर उसका परीक्षण किया था, उसका एग्जामिनेशन किया था। इसका खूब प्रचार भी हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर भारत के काफी बड़े राजनेता भी कहते हैं कि अगर कवच टेक्नोलॉजी होती तो शायद इस बड़ी मानव त्रासदी से बचा जा सकता था। अब मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारी पूरी तैयारी होनी थी कि इस प्रकार का रेलवे एक्सीडेंट ना हो, लेकिन यहां पे कवच सिस्टम का कोई दोष नहीं है। यहां पे दोष है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का फेल होने का। भारत में हर साल कई सारे रेलवे एक्सीडेंट होते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने कई बार रेलवे एक्सीडेंट्स को देखा। कभी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का फेल होना एक्सीडेंट का कारण होता है, कुछ केसेस में हमारी खुद की भी गलती होती है कि सिग्नल रेड होने के बावजूद भी हम गाड़ी को या तो नीचे से निकालने की कोशिश करते हैं या उसकी कदर नहीं करते, तब भी एक्सीडेंट होते हैं। कुछ केसेस में लोको पायलट की भर्ती समय पे नहीं की जाती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि भारत का जो रेलवे नेटवर्क है, जो ट्रैक है, जो पटरियां हैं, वो अब्यूज्ड है, ओवर यूज्ड है, और इसके साथ साथ भारत के रेलवे के पास इनसफिशिएंट फंड है जिससे वो 2.2 करोड़ लोगों को
दिन भर में ट्रेवल करा सके। तो आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो भारत में हर दिन 2.2 करोड़ लोग रेलवे से सफर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर, ऑस्ट्रेलिया के साइज के बराबर डेली यात्री भारत में रेलवे से सफर करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 33 लाख टन माल भारत के रेलवे डेली ढोते हैं। लगभग भारत के रेलवे का 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। और भारत के रेलवेज, क्योंकि जो रेलवेज होते हैं खासकर, इनको डेवलपमेंट का सूचक भी माना जाता है किसी देश में कितना विकास है, कितना औद्योगिकरण है, कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन है। कुछ हद तक उसको रेलवे से भी आंका जा सकता है कि उस देश का रेलवे नेटवर्क कितना दुरुस्त है, कितना ताकतवर है, कितना एफिशिएंट है, कितना तेज है। तो लगातार भारत की सरकार रेलवे नेटवर्क में निवेश भी करती चली जा रही है। आप कई बार न्यूज में सुनते होंगे जब प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस को या बुलेट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और वो ट्रेन आगे की तरफ बढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि जिस रेलवे नेटवर्क की मदद से 2.2 करोड़ लोग डेली बेसिस पे यात्रा करते हैं, एक तरफ हम बुलेट ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम मूलभूत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व नहीं कर पाए। और अगर हमने उन इंसिडेंट्स पे, अगर हमने उन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया तो इसी प्रकार के और भी रेल हादसे होते रहेंगे। देखिए, भारत में एक परंपरा है कि जब भी कोई एक घटना घटित होती है और उस घटना के पीछे का कोई कारण होता है तो हम उस कारण की खुल के चर्चा करते हैं, खुल के डिस्कशन करते हैं। जैसे इस बार कोरोमंडल एक्सप्रेस जो मालगाड़ी से जाके टकराई और बाद में उसकी टक्कर बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस से हुई, तो हमने खुल के चर्चा करी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। जब से हमें पता लगा है, शुरुआत में तो पता ही नहीं लग पा रहा था, लेकिन जब से पता लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेल होने के कारण हुआ है, तब से हम इसके बारे में खुल के चर्चा कर रहे हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा में होता है। लेकिन रेलवे एक्सीडेंट जो पिछले सालों में हुए हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम अकेले के फेल होने की वजह से हुए हैं? नहीं, भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के अलावा भी, मैं आपको समझाऊंगा विस्तार में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत दूसरे कारण होते हैं रेलवे एक्सीडेंट्स के पीछे, जिसमें कई सारे लोगों की जान जाती है। तो आज हमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के अलावा भी इस वीडियो के थ्रू दूसरे पहलुओं पे नजर डालना होगी जिससे रेलवे हादसे होते हैं। उनमें एक, रेलवे का पटरी पे से, ट्रेन का पटरी पे से उतरना बहुत ही ज्यादा प्राथमिक चीज के रूप में सामने आता है। तो उन मुद्दों पे भी हमें बात करना होगी। तो मैं आज इस डिटेल वीडियो में आपसे इन सभी मुद्दों पे इसलिए बात करना चाहता हूं ताकि हम आने वाले समय में इस प्रकार के एक्सीडेंट से बचे, नहीं तो आगे भी ऐसी कई सारे हादसे होते रहेंगे, लोग बाग अपनी जानों को गंवाते रहेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक एक करके कारणों के ऊपर बात करूं, उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा रेलवे का जो ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है वो होता क्या है। देखिए, भारत में हर साल लगभग 50,000 से भी ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं, कई लाखों बार चलती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम हजारों लाखों बार एक साल में प्रयोग होता है। वैसे तो इस सिस्टम को एरर फ्री बताया जाता है, लेकिन एरर की गुंजाइश तो हर सिस्टम में हो सकती है। तो इस बार भी इस ट्रेन एक्सीडेंट में उसमें एरर हुआ, और बेसिकली ये जो इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, इसको अगर मान लीजिए एक स्टेशन पे कोई ट्रेन खड़ी हुई है और उसी ट्रैक पे कोई एक ट्रेन आ रही है,
तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को सिग्नल रेड बताना पड़ता है ताकि उस दोनों ट्रेनों में आपस में टकराहट ना हो। पहला काम इसका ये होता है। दूसरा काम इसका ये होता है कि मान लीजिए अगर ट्रेन खड़ी हुई है तो या तो ये सिग्नल रेड देगा या उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो पटरी है उनको लूप लाइन की तरफ या दूसरे ट्रैक की तरफ डाइवर्ट कर देगा ताकि एक्सीडेंट ना हो, दो ट्रेनों के बीच में आपस में भिड़ंत ना हो। वाजिब सी बात है कि जब इंटरलॉकिंग सिस्टम उसको दूसरी ट्रैक की तरफ मोड़ेगा तब ड्राइवर की मतलब जो ट्रेन है, जो लोको पायलट उसको ड्राइव कर रहा है, उस ट्रेन की स्पीड काफी कम होना चाहिए, नहीं तो उस ट्रेन को नियंत्रण में नहीं रखा जाएगा। इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक तरफ तो इंटरलॉकिंग सिस्टम ग्रीन बता रहे तो ट्रेन 126 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, दूसरी तरफ उसने सामने की तरफ, क्योंकि उस ट्रैक पे तो ट्रेन थी नहीं तो उस ट्रेन को उसी तरफ आगे बढ़ जाना था, लेकिन इसने लूप लाइन की तरफ मोड़ दिया। लोको पायलट के पास इतना समय नहीं था कि वो इसको कंट्रोल कर पाए और एक्सीडेंट हो जाता है, भिड़ंत हो जाती है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो था लोको पायलट वो भी अभी मिल नहीं रहा है, अपनी जान बचा के भाग रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसके अलावा भी ट्रेन का पटरी पे से उतरना भारत में एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा कारण है इस प्रकार के हादसों का। यदि मैं 2000 से लेकर 2016 के बीच की बात करूं तो एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 58% जो एक्सीडेंट, जो ट्रेन हादसे हुए वो ट्रेन के पटरी पे से उतरने के कारण हुए। मैंने बात की थी आपसे कि हमें उस परंपरा के तहत केवल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की विफलता के बारे में बात नहीं करनी है, हमें यह भी जानना होगा कि 58% हादसे जो भारत में होते हैं वो ट्रेन के पटरी पे से उतरने, जिसको डीरेलमेंट बोलते हैं, डीरेलमेंट मतलब ट्रेन का पटरी पे से उतरना, 58% हादसे उसके कारण होते हैं। लगभग 32% हादसे जो क्रॉसिंग होती है, मान लीजिए कोई गाड़ी है वो पार करना चाहती है और अचानक से ट्रेन आ गई और उसकी टकराहट हो गई, 32% लेवल क्रॉस मतलब इस प्रकार से होते हैं। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी कि CAG की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 2017 से लेकर 2021 के बीच में 2000 से भी ज्यादा एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 69% जो 2017 से 2021 के बीच में जो 2000 से भी ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट हुए उसमें से लगभग 70% हादसे ट्रेन के पटरी पे से उतरने के कारण हुए। आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि आखिरकार भारत में बहुसंख्यक मेजॉरिटी एक्सीडेंट ट्रेन के यदि पटरी पे से उतरने के कारण होते हैं तो ये पटरी किन कारणों से ट्रेन से उतर जाती है। इसके पीछे का एक कारण हो सकता है ह्यूमन एरर, लोको पायलट। वैसे भारत में लोको पायलट की भी कुछ ठीक स्थिति नहीं है। भारत में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा वैकेंसीज लोको पायलट्स की अभी खाली है। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि लोको पायलट्स को ट्रेन में 16-16 घंटे काम करना पड़ता है, जिसके चलते उनको फटीग हो जाता है और उस दुरुस्तता के साथ वो काम नहीं कर पाते। तो कभी कभी ट्रेन के पटरी पे से उतरने के पीछे का ह्यूमन एरर एक कारण होता है। एक और कारण जो निकल के आता है वो है फंड की कमी। एक तीसरा कारण ट्रैक ओवरयूज हो चुके हैं, अब्यूज्ड हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग भारत में जो रेलवे ट्रैक होता है उसको जितना यूज होना चाहिए वो उससे 160% ज्यादा यूज हो रहा है। मतलब लगभग अगर एक दिन में किसी रेलवे ट्रैक से 100 गाड़ियों को निकलना था तो 160 गाड़ियां उस ट्रैक पे से निकल रही है, जिसका मेंटेनेंस भी उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि 10 जुलाई 2011 को
फतेहपुर डिरेलमेंट हुआ था जिसमें भी कई सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो कुल मिला के भारत में ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, इसके अलावा भी रेलवे के डीरेलमेंट की वजह से 2017 से 2021 के बीच में जो 2000 घटनाएं घटित हुई उसमें से 70% घटनाएं इसकी वजह से हुई, जिसके प्राथमिक रीजन इनसफिशिएंट फंड, रेलवे ट्रैक का ओवर यूज और उनका अब्यूज। 160% उनका ज्यादा यूज किया जा रहा है और लोको पायलट की भर्तियों में कमी है। और जितने लोको पायलट्स हैं उनके ऊपर भी काम का अत्यधिक बोझ है, लगभग 16-16 घंटे वो काम करते हैं। देखिए, अभी तक हमने समस्याओं की तो बात करी, लेकिन इस वीडियो में हमें उन सॉल्यूशंस पे भी बात करना होगी जिससे इस प्रकार के एक्सीडेंट को होने से रोका जा सकता है, जिससे हमारे रेलवे नेटवर्क की कमियों को सुधारा जा सकता है। इस बात को एक्सेप्ट करने में हमें कोई हर्ज नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की रेलवेज ने एक अच्छा काम किया है। आखिरकार 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को और लाखों टन माल को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना कोई आसान बात तो नहीं है। पर इससे यह नहीं होता है कि रेलवे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी लेने से भाग जाए या फिर मुंह छुपाता फिरे। रेलवेज ने अपने सिस्टम को काफी हद तक इलेक्ट्रीफाई और डिजिटलाइज कर लिया है, बट रेलवे में अभी भी काफी सारी ऐसी बेसिक खामियां हैं जो रेल एक्सीडेंट को, ट्रेन एक्सीडेंट को दावत देती हैं, और इन सभी खामियों का इमीडिएट इफेक्ट से सॉल्व किया जाना आपके और हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारत की सरकार को पूरे रेलवे सिस्टम का रीअलाइनमेंट करना होगा और इसके बारे में अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में पुनः विचार करना होगा। स्वप्निल गर्ग जो एक फॉर्मर रेलवे ऑफिसर है, वो बताते हैं कि सिर्फ वंदे भारत जैसी मॉडर्न ट्रेन पर फोकस करने से नहीं, बल्कि सभी ट्रेन पर फोकस करने से इस प्रकार के एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। और स्वप्निल गर्ग की ये बात कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि 2023 के 2.4 लाख करोड़ के रेलवे बजट में आधा अमाउंट सिर्फ वंदे भारत ट्रेन के लिए एलोकेटेड है। 2.4 लाख करोड़ का जो रेलवे का बजट है उसमें से आधे से ज्यादा बजट केवल जो बड़ी ट्रेन हैं उनके लिए एलोकेटेड है, जबकि रेल्स में सफर करने वाली 90% जो जनसंख्या होती है वो शायद इस प्रकार की ट्रेन का टिकट भी अफोर्ड ना कर पाए। तो बेसिक ट्रेन पे भी काम किया जाना जरूरी है। इसलिए नई टेक्नोलॉजी और ट्रेन्स के साथ हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम को भी दुरुस्त बनाने की जरूरत है। एक तरफ हम अपनी स्पीड के लिए इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं नई ट्रेन्स पे, लेकिन एग्जिस्टिंग जो रेलवे है जिसमें 90% जनसंख्या जिसमें डेली ट्रेवल करती है उसको भी हमें दुरुस्त बताने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ हमारे जो रेलवे ट्रैक्स हैं उन पे हमारी जो ट्रेन चलती है उस पूरे स्ट्रक्चर को हमें वेस्टर्न स्टैंडर्ड यानी कि पश्चिमी मापदंड पे लाना होगा, क्योंकि वेस्टर्न रेल व्हील्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जिससे वो कभी पटरी से उतरती नहीं है, लेकिन इंडियन रेल व्हील्स अभी भी पुरानी डिजाइन पर बेस्ड होते हैं जो छोटे छोटे डिस्टरबेंस की वजह से भी पटरियों से उतर जाते हैं। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट को बजाय रेलवे से पैसा निकालने के रेलवे में इन्वेस्टमेंट करने की काफी हद तक जरूरत है। आज गवर्नमेंट का ध्यान सिर्फ रेलवे के प्राइवेटाइजेशन और वंदे भारत की लॉन्चिंग पर है कि किस तरह से ज्यादा पैसा कमाकर रेलवे को मुनाफा का सौदा बनाया जा सके। और इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है जहां गवर्नमेंट का फर्ज बनता है देश के निम्न तबकों को सस्ते दामों में बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के साधन उपलब्ध कराने का, उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी यानी कि मुख्य धारा के समाज में लाने का, और रेलवे ये काम आजादी के बाद से भरपूर तरह से करता हुआ भी आ रहा है। इंडियन रेलवे इंडिया की लाइफलाइन है, इसलिए बचाए यहां से पैसा निकालने के गवर्नमेंट को इसमें इन्वेस्टमेंट कर, इसमें निवेश कर, इसको और अधिक एफिशिएंट बनाने पर काफी जोर देना होगा। इसके अलावा जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फुड फॉर थॉट यानी सोचने के लिए विचार दे रहा हूं। भारत के आज से कुछ समय पहले जो दिनेश त्रिवेदी करके फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका कहना है कि क्या आपने कभी राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस जैसी वीआईपी ट्रेन्स के एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं, सुना है?
हमेशा एक्सीडेंट के शिकार, क्योंकि इनके निकलने से पहले इनके लिए एक खास प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। इनके निकलने से पहले एक इंजन को भेजा जाता है जो ट्रैक की जांच परख करता है कि वहां पे सब ठीक भी है कि नहीं। जब उसकी तरफ से पूरी तरह से क्लियरेंस मिलती है तभी इन वीआईपी ट्रेन्स को आगे जाने की परमिशन मिलती है। अब अगर ये सेफ्टी प्रोटोकॉल हम इन वीआईपी ट्रेन्स वीआईपी लोगों के लिए फॉलो कर सकते हैं, तो नॉन वीआईपी लोग जो आम मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब मजदूर किसान हैं, उनके लिए क्यों इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर सकते? क्या गरीब की जान इतनी सस्ती है? इस पर आप जरूर सोचिएगा, विचार करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाते जाते मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, कवच टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है कि जब दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे के विपरीत यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होती है, तो ये कवच टेक्नोलॉजी यदि ट्रेन पटरी पे है और दोनों ट्रेन्स में इंस्टॉल्ड है, ट्रेन के इंजन में इंस्टॉल्ड है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली दोनों ट्रेन्स को आपस में भिड़ने से पहले ही रोक लेगा। उनको बहुत उचित दूरी के पहले ही एक दूसरे से टकराने से पहले कवच सिस्टम उन दोनों को रोक लेगा और ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कवच सिस्टम होता तो भी काफ़ी दिक्कत थी, क्योंकि यहाँ पे अचानक से जब लोको पायलट लूप लाइन की तरफ ट्रेन को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम फेल होने की वजह से जब वो ट्रेन चली जाती है तो स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसके लिए ये कवच सिस्टम भी शायद एकदम से, क्योंकि ये हुआ तो शायद तैयार नहीं होता। तो मैंने आपको एक फूड फॉर थॉट के साथ छोड़ दिया है और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। धन्यवाद।